नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। आज पॉडकास्ट में कोई ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं है, बस दो मित्र बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। तो हम लोग बस कुछ इस मार्केट के बारे में, इस चीज़ के बारे में कुछ थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे। तो मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं श्री राकेश शर्मा। नमस्कार शर्मा जी, बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है विवेक सर, आपका। और बहुत धन्यवाद आभार थैंक आपका। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। तो राकेश जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डिफेंस रियल्टर ग्रुप के, जो कि मैं कहूँगा कि इन्होंने बहुत साल देश की सेवा करी है और अब जनता की सेवा काफ़ी तरह से करते हैं। ये समाज की सेवा मैं कहूँगा कि उससे हमेशा बड़े देर से जुड़े हैं। और मैं कहूँगा कि मेरे लिए भी एक बड़े भाई हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। मेरे को भी इस बिज़नेस में जो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत एक मार्गदर्शन मिलता है, तो मेरे को कोई दिक्कत होती है तो हमेशा बहुत शर्मा धन्यवाद जी की सर। शरण में जाता हूँ। तो शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस पॉडकास्ट में। एक बार पुनः बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से थैंक यू सर, आभार आपका थैंक यू सो मच। और आपकी टीम का, जो रियल एस्टेट के ऊपर जानकारी लोगों को मुहैया करा रही है। और इसके ऊपर आपने आज इनवाइट किया, तो इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर। और आज आपका दिन है, जो आप सवाल करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि जो पिछले 16 साल का जो हमारा अनुभव है रियल एस्टेट का, और उससे पहले 20 साल, दर्शकों में बता दूं, 20 साल मैंने भारतीय वायुसेना में काम किया हुआ है। कारगिल वार में भी मैं था। मेरा सौभाग्य रहा है कि देश की सेवा करने का मुझे मौका मिला। और आफ्टर कंप्लीशन 20 ईयर्स मैंने डिसाइड किया कि देश सेवा हो गई, अब इसके साथ साथ समाज सेवा, क्योंकि यंगर एज में फौज में जाते हैं, बहुत टाइम होता है, बिल्कुल सर। दूसरे को भी मौका देना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए। और बाहर निकल के मैंने एक डिसाइड किया, हमारे बहुत साथी बैंक में गए, अदर सर्विसेज में गए। बिल्कुल सर। देन आई थॉट कि नौकरी करने से अच्छा नौकरी देने वाला बनना चाहिए, ताकि जो आज के समय में भारत बढ़ रहा है, इसके ऊपर स्किल के ऊपर काम कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। तो 2009 में मैंने डिसाइड किया था। अच्छा। फैमिली का भी प्रेशर था कि कहाँ बिजनेस करोगे, बिजनेस में कोई नहीं था। और चंडीगढ़ अनजान जगह था, मेरी लास्ट पोस्टिंग यहीं पे थी। अच्छा। सो 2004 से 2009 तक मैं ही पोस्टेड था। और जब डिसाइड किया कि हमें रियल एस्टेट में काम करना है, उस समय सेक्टर बड़ा अनऑर्गेनाइज था। या विवेक सर मैं बात करूँ, सॉरी विवेक जी मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देसी तरह का काम होता था कि प्लॉट दिखाया, लो भाई बयाना हो गया। देसी बयाना होता था, कागज़ पे लिख के रजिस्ट्री करा लिया। बैंक लोन का भी उतना ज़्यादा नहीं था। 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बैंकिंग भी उतना ईजी नहीं था, लोगों तक सुगम नहीं था। प्रॉपर्टी कॉस्ट भी बहुत कम थी ट्राई सिटी का। तो जब इंटर किया तो एक सबसे बड़ा चैलेंज था हाउ टू वर्क। पंजाबी नहीं आती, पंजाब का कल्चर है। तो हमने जो काम शुरू किया वो वायुसेना के अपने मित्रों के साथ कि यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लीजिए, मैं आपको एक एश्योरेंस दूंगा कि आपकी प्रॉपर्टी को हम सेल आउट भी करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना है वो भी करके देंगे, इसके साथ साथ उसमें अप्रिसिएशन भी निकाल के देंगे। धीरे धीरे यह जो कारवां बढ़ता गया। और डे वन से बता दूं, जब हमने डिसाइड किया, नौकरी की हुई थी, सरकारी नौकरी थी, अच्छा चल रहा था सारा, तो हमने कहा कि काम खुद नहीं करना, अपने साथ कुछ लोगों को आजीविका भी देना है। बिल्कुल सही। डे वन से ऑफिस रखा, प्रोफेशनल में वर्किंग किया। और आज की तरह बिल्डर नहीं होते थे, जो बिल्डर भी तो भी देसी थे उस समय। कोठियाँ ज़्यादा बिकती थी, प्लॉट बिकता था, और फ्लैट कल्चर इतनी थी। हाँ, और सारे देसी लोग ही थे। तो जब मैं कई बार कोट पैंट में आता था तो कहते थे कौन बंदा आ गया यार, प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। बिल्कुल सही। 2-3-4 साल बाद मैंने डिसाइड किया कि ये काम मेरे बस का नहीं है, ब्रोकरशिप का काम मेरे बस का नहीं है। देन आई डिसाइडेड कि आई विल वर्क एज ए बिल्डर, इन्वेस्टर और अंडरराइटर। दैट इज माई कप ऑफ टी। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आई हैव टेकन रिस्क। छोटा छोटा हमने क्या किया, प्लॉट पे कोठी बनाना शुरू किया, बनाना शुरू किया। क्वालिटी का ध्यान रखा। और मुझे
बड़ा अच्छा लगता है जिन लोगों को आज से 12 साल 14 साल 15 साल पहले जो मकान बना के दिया हुआ है और वो कहते हैं कि हमारे पड़ोसी के मकान में तो दिक्कत आ रही है, फर्श धंस गया, आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छा है। ओके, एंड दे आर द ब्रांड एम्बेसडर। वो लोग क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं हमें, उनसे बिजनेस आ रहा है और बेसिकली ऑनलाइन का प्रचलन है। बिल्कुल लेकिन आज भी सर मैं बिलीव करता हूँ जो माउथ पब्लिसिटी है, बिल्कुल सर। हम लोग वही मैंने भी वैसे तो मेरे दर्शकों को पता ही है कि मैंने 28 साल बैंकिंग में काटे हैं, तो वहाँ भी हम लोग जब बात करते थे तो एक चीज़ रहती है एंड बड़ा दुख होता है मेरे को कई बार देख के, जो हमारे मित्रगण हैं या कुछ लोग हैं जो सेवाएं देते हैं लोगों को, तो वो देयर आर टू थिंग्स, हमेशा दो विचारधाराएं रहती हैं। एक होता है कस्टमर लॉयल्टी, दूसरा होता है कस्टमर एडवोकेसी। कस्टमर लॉयल्टी मतलब कस्टमर है आपके साथ जुड़ा है, जुड़ा रहेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एडवोकेसी इज़ कि वो औरों को बताएगा। आपका एक ब्रांड एम्बेसडर, जैसे आपने कहा कि एक ब्रांड एम्बेसडर बनता है, तो दैट मीन्स यू हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी, जिसको मैं कहूँगा कि IIM के लोग इतना इस पे शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं और इस पे मैकेंजी और बड़े बड़े जो आपके वो हैं, वो आप जो इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं कि आप कस्टमर लॉयल्टी से कस्टमर एडवोकेसी पे जाएं, तो वो आपने बहुत अच्छी तरह से उसको आई वुड से कि पा लिया है, उस मकाम को पा लिया है कि अब आपके जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल्टी से हटके अब एडवोकेसी में चले गए हैं। एंड दे आर ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली ये पॉसिबल तभी हो सकता है सर जब हम एक अच्छी सर्विस दें, एक अच्छा प्रोडक्ट ला के दें। तो सर अभी आगे चलते हुए हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बस एक छोटे से कुछ आपसे विचार चाहेंगे कि ये रियल एस्टेट का अभी ट्राई सिटी में अगर हम बात करें तो क्या सिनेरियो है, क्या आपको ग्रोथ दिखती है आने वाले सालों में, किन किन को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? सर इस सवाल से पहले, जो जवाब देने से पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा, जिन कस्टमरों को पहले दिया हुआ था, करेक्ट, जिनके बच्चे छोटे थे, बच्चे जवान हो गए, अच्छा, कुछ लोग जॉब में भी हैं, अब उनको याद है कि अंकल ने ज़मीन दिया था। मुझे याद है पटियाला रोड पे जो ज़मीन उस समय 1.5 लाख रुपए का 100 गज था, आज 50 लाख रुपए का। 50 लाख। तो बच्चे कहते हैं कि अंकल के कारण हमारा बन गया। हम कहते नहीं, अंकल के कारण नहीं बना, तुम्हारे पापा ने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। और तुम्हारे पापा के साथ वाले जिन लोगों ने नहीं लिया, जिन लोगों ने बैंक में FD किया, पोस्ट ऑफिस में चले गए, बुरा नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लिया, बिल्कुल सही। आज उनका अपना घर है और हम उनके साथ वाले बहुत सारे लोग किराए पे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो अब उनके पिताजी के साथ, मम्मी के साथ अब बच्चे भी एडवोकेसी कर रहे हैं। हाँ, कोई फॉरेन में भी है। Very true. तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास NRI इन्वेस्टर काफ़ी है। ओके, और NRI इन्वेस्टर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज US में, कनाडा में, अलग अलग कंट्री में हैं, जिनके पेरेंट्स को हमने घर मकान दिया हुआ है या जिनके रिश्तेदारों को दिया हुआ है। क्या बात। तो दिस इज द पावर ऑफ योर सर्विसेज। और वेरी ट्रू सर। और जो मैं बात करता हूँ कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री अब एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे आप जैसे लोग आ रहे हैं जो बैंकिंग में एक बहुत बड़े पद से आप निकले हैं, हेड कर रहे थे आप नॉर्थ जोन को, जो मुझे पता चला है, और उसके बाद निकल के आपने काम करने का प्लान किया। एंड इट इज़ ए बिग चैलेंज फॉर यू सर, बिकॉज कि आप उस जगह पे बैठे थे जब 150, 200, 250 ब्रांच आपको रिपोर्ट करती थी। अब आप इस क्षेत्र में आए हैं, लेकिन आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है कि मार्केट में जो एक कई बार होता है मिसकमिटमेंट लेवल होता है, कई कस्टमर को लगता है कि यार यहाँ तो बहुत दिक्कत आ रही है। तो प्रोफेशनल लोग जब तक इस क्षेत्र में नहीं आएंगे तब तक ये मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं होगा और तब तक बढ़िया काम नहीं होगा। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो वही सर, वापस आते हैं अपने प्रश्न पे। तो ट्राई सिटी के बारे में आप क्या विचार है आपका कि अभी आगे ग्रोथ का क्या सीन रहेगा, कैसा रहेगा, और किन को यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? विवेक जी, मैं बात करूँगा ट्राई सिटी की। तो सबसे पहले ट्राई सिटी का ग्रोथ अभी हुआ नहीं है, ये अभी हम बात करेंगे ना। एक जो बच्चा है धीरे धीरे अब चलना शुरू, अब इसको जवान होना बाकी है, और जवान होकर जो कमाई देगा ना वो लोगों के पॉकेट में आना। कई लोग कहते हैं कॉस्ट बढ़ गया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया के छोटे छोटे शहरों से भी कम कॉस्ट में मिल रहा है। मैं खुद बताता हूँ, पटना में अगर आप जाएंगे ना, 100 गज जमीन 900 स्क्वायर फीट कम से कम 2 से 2.5 करोड़ का है, और 12-14 फीट की रोड है। ओह माय गॉड, अच्छा। चंडीगढ़ उससे बहुत अच्छा है।
आप इंडिया के किसी भी शहर के ले लीजिए, लुधियाना से कंपेयर कीजिए, लुधियाना में आज एवरेज 2 लाख 2.5 लाख रुपए गज जमीन है जहाँ पे एक अच्छी सोसाइटी है। आज मोहाली में अभी भी आपको लाख 1.25 लाख रुपए गज आपकी गमाडा की प्रॉपर्टी मिल रही है। बिल्कुल इट सर, इज नॉट टू कॉस्टली। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें 25-30 हज़ार से लेके 50-60 हज़ार में आपको अच्छी प्लॉटिंग मिल जा रही है। अगर फ्लैट की मैं बात करूं 24-25 लाख में 1 BHK आज भी अवेलेबल है। और मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि मेरी डॉटर IIM करने के बाद गुड़गांव में थी, तो वहाँ क्या हुआ, किराया आ रहा था 17-18 हज़ार किराया 1 BHK का था। तो हमने कहा बेटा एक काम करो, एक फ्लैट ले लो। कहते वो खुश हो गई कि बापू ने पैसा देना है, हमने क्या लगाना है। ठीक है, तो हमने सोचा होगा 30-35 लाख रुपए का। तो मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। राइट। देन सी कॉल्ड मी कि हमारी एक डील फाइनल हो गई है, अच्छे लेवल पे है, आप एक काम करो 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो टोकन मनी। हम बोले टोकन मनी 20 लाख होता है, कहीं तुम 3-4 BHK की बात तो नहीं कर रही हो। वो कहती नहीं डैड, ये 1.25 करोड़ का फ्लैट है तो कम से कम 15-20% तो पेमेंट देना पड़ेगा। हमारे पास तो ये नहीं गुंजाइश ना, पड़ा हुआ नहीं है। तो आज भी गुड़गांव में 1 करोड़ 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का 1 BHK है, और यहाँ पे अगर आपको 22-25 लाख का मिल रहा है, रेंटल भी 14-15 हज़ार का मिल रहा है। सही बात है। तो अभी ग्रोथ स्टोरी यहाँ की बाकी है, कहानी बाकी है। बोलते हैं ना कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी यहाँ और भी बहुत ग्रोथ का पोटेंशियल है सर। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। अब जैसे मैं भी, आपने पटना का उदाहरण दिया, मैं जालंधर का उदाहरण देता हूँ। जी। तो शहर जो पुराने शहर हैं पंजाब के, इवन वो अब बहुत कंजेस्टेड हुए हैं। जी। वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आना जाना भी एक रोज़मर्रा के काम के लिए अगर आपने जाना है तो हाँ, चीज़ें पास ज़रूर लगती हैं, लेकिन अगर आप समय देखें, वही स्कूल था मेरा, मैं APJ स्कूल जालंधर से पढ़ा हूँ, वहाँ से मेरा घर 3 किलोमीटर दूर था। मैं साइकिल पे जाता था, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कितने 10 मिनट लगते होंगे। Correct. आज की डेट में मैं अपनी गाड़ी में वहाँ 20 से 25 मिनट में पहुँचता हूँ। तो अगर उसको देख के करें, बिकॉज शहर बड़ा हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं हुआ। करेक्ट। और ये क्योंकि एक बिल्कुल नया शहर बस रहा है, एक नई सोच के साथ, एक नई प्लानिंग के साथ बस रहा है, तो ऑब्वियसली लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है वो बहुत अच्छा है यहाँ का। और चंडीगढ़ तो सब जानते हैं, चंडीगढ़ इज़ लाइक द सेकंड मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इंदौर के बाद दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ का नंबर आता है। और इट वाज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया। ली कॉर्बूसियर ने जो पहला हमारा था आज़ादी के बाद, जो पहला कोई प्लान सिटी बना था, वो चंडीगढ़ ही बना था। और उसी की तर्ज पे आपका मोहाली और पंचकुला, ये सब शहर भी उसी के तर्ज पे बने, उसी सोच के साथ बने। विवेक जी मैं बताऊं, जो भी चंडीगढ़ आ जाता है ना, उसको जाने का मन नहीं करता है। हो सकता है आपने नौकरी इसी लालच में छोड़ा हो कि यार अब चंडीगढ़ में रहते हैं, एकदम सही बात, आराम से रिलैक्स करेंगे, बढ़िया वातावरण है, बिल्कुल यहाँ से आधे घंटे के दूरी पे आप पहाड़ों में निकल जाएंगे। अब दिल्ली में अगर आप होते तो 4 घंटा तो आने में लग जाएगा। बिल्कुल सही। पहाड़ जाने का जो आपका मजा है ना, वो खत्म है ही नहीं है यहाँ। कभी भी सर मन करता है हम लोग निकल पड़ते हैं, अपना कसौली चले गए, सुबह लंच किया, आ गए वापस। इतना नज़दीक है, मतलब कोई लगता ही नहीं है कि कहीं आप मतलब पिकनिक मनाने कहीं भी जा सकते हो। लेक है यहाँ पे, पिकनिक स्पॉट्स इतने हैं। अब वही लगता है, जैसे मैं अगेन जालंधर का उदाहरण दूंगा, हमें लगता था, हम जब जालंधर जाते थे तो लगता था भैया 10 मिनट में कहीं पहुँचे। रात को 9 बजे ट्रैफिक कम होता थोड़ा सा, तो आप 10 मिनट में कहीं पहुँचे, वो खाना खाया आप, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे फ्री। लगता था अब करें क्या, अब समय कैसे बिताएं, फन कैसे करें। तो वो कुछ उसके एवेन्यूज़ कुछ इतने मिलते नहीं थे। यहाँ पर जितने एवेन्यूज़ हैं वो तो आप सोच भी नहीं सकते। क्लब्स हैं, पार्टीज के लिए हैं, गोल्फ कोर्स है। तो आप अपनी क्वालिटी लाइफ को यहाँ, रिटायरमेंट लाइफ को, क्वालिटी लाइफ को। बिल्कुल। और वही सर, अगेन जालंधर का उदाहरण देते हुए मैं एक और चीज़ बोलूँगा। जालंधर वैसे हम लोग कहते हैं स्पोर्ट्स हब है, मार्केट मतलब स्पोर्ट्स मार्केट, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत है वहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें, अगर आप खेलना चाहें तो बहुत सीमित सी जगहें हैं आपकी। हालांकि जालंधर में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं हैं सर, यहाँ 2-2 स्टेडियम है। यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं वो इवन हम लोग सोच नहीं सकते हैं। अभी हमारे घर के सामने आई स्टे ऑन खरड़ लांडा रोड पे रहता हूँ, सेक्टर 116 में। यहीं पर हमारे ऑपोजिट में 2 क्रिकेट अकेडमीज हैं, 3 से 4 आपकी लॉन टेनिस अकेडमीज हैं। करेक्ट, जो हमें नहीं मिलती वहाँ पे। करेक्ट है। सो दैट वेज इट इज़ लाइक, अगर बच्चों का, अगर आप इवन फॉर योर किड्स, अगर आप एजुकेशन की बात करें तो आई थिंक एजुकेशन भी यहाँ से बढ़िया, पंजाब में सबसे बढ़िया एजुकेशन इज़ हेयर ओनली। पंजाब यूनिवर्सिटी देख लीजिए, क्या मकाम है उसका। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए, वो बहुत अच्छा है। और नए
न्यू एज यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो एमआईटी आ गया, पलाक्शा आ गया आपका यहाँ पे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कर रही है, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज है, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है आपका, चितकारा हो गया, वो सब कितनी अपॉर्चुनिटी, रियात बारह है, ग्लोबल है, या तो कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए भी, कितने उनको आई वुड से ऑप्शंस मिल रही हैं पढ़ाई के लिए, कितने वेरिड सब्जेक्ट्स पे वो कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च में जाना है तो उसके लिए आईसर है आपका, करेक्ट है, सब कुछ है, आईएसबी है आपका, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, करेक्ट है। तो उससे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को लगता नहीं कुछ और कुछ ऐसा कुछ एक शहर में इतना कुछ इकट्ठा आपको मिल जाए। एक सबसे बड़ा बात करूँ ना, एजुकेशन हब है अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, राइट सर। और दो चीज़ें अनुकूल, कई जगह आप जाते हैं शहर से बहुत दूर होता है राइट, कॉलेज यूनिवर्सिटी, यहाँ पे शहर के पास पास है, क्योंकि शहर का एक्सपेंशन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अब वो शहर के अंदर आ रहा है, बिल्कुल, तो बच्चों को सारी फैसिलिटी, रहने की सारी फैसिलिटीज़ है, इवन क्या है ना, जो बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए है, फूड सर्विसेज है, वो कैंपस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो एक स्पेशली मैं बताऊं, यूथ को अपील करता है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, और एक माहौल है, अच्छा माहौल है, और सेंटर ऑफ द नॉर्थ इंडिया है, तो इसके कारण यहाँ डिमांड एजुकेशन का बढ़ता जा रहा है, और हम सबसे बड़े एजुकेशन हब की तरह ट्राई सिटी डेवलप हो रहा है। एक्सीलेंट सर। और उसके कारण रियल एस्टेट को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, एक अगर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 10-20 हज़ार बच्चे हैं, कैंपस सबको नहीं मिलता, वो बाहर में रहेंगे तो रेंटल वैल्यू बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल सही, वो शॉपिंग भी करेंगे, फूड भी परचेज करेंगे, क्योंकि यूथ में बाइंग पावर है, जिसके कारण सराउंडिंग एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है। अब विवेक सर, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, स्पेशली आप लांडा खर्रा रोड की बात करेंगे, ये केवल एजुकेशन हब के कारण डेवलप हुआ है, और कोई रीज़न नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, बिल्कुल और उसके कारण यहाँ कॉस्ट ऑफ रेंट इज़ वेरी हाई। यस, अगर कोई इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, 1 BHK 14, 15, 16 हज़ार तक जा रहा है फुली फर्निश्ड, 2 BHK 18 to 20,000। इट इज़ ए गुड इन्वेस्टमेंट, जिसके ऊपर ROI बहुत अच्छा है। सही है सर, सही है सर। तो आप क्या सोचते हो सर कि बंदे को अभी, बिकॉज हमारे ज़माने में तो सैलरीज बड़ी सीमित होती थी, आज की डेट में बच्चों की सैलरीज बहुत अच्छी हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, तो वो आपको क्या लगता है कि क्या एक सही एज रहती है बंदे के लिए कि इन्वेस्टमेंट अपना सोचे कि मेरे को अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कुछ एज है या क्या क्राइटेरिया रहेगा उसको कि वो चूज़ करे कि यार अब मेरा समय सही है, अब मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूँ? मैं आपको बताता हूँ, जो यूथ है ना, सबसे ज़्यादा उसका जो खर्च होता है वो गैजेट्स में होता है, एकदम से। जैसे जॉब लगा नहीं, सबसे पहले आईफोन चाहिए, वो भी लेटेस्ट मॉडल चाहिए। हाँ सर। उसके बाद क्या चाहिए? गेमिंग कंसोल चाहिए सर। हाँ, गेमिंग कंसोल तो भूल गया, गेमिंग कंसोल तो सबसे पहले चाहिए। करेक्ट, ये हमें बस PS5 चाहिए बस। करेक्ट, हाँ। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हाँ, बाइक में पहले क्या होता था कि एवरेज बाइक चलता है, आज बाइक भी 3 लाख 4 लाख रुपए की बाइक आ रही है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट लेवल है कार पे जाना, और कार वो बच्चा 2-3 साल से ज़्यादा नहीं रखता। अगर IT का बच्चा है, अगर अच्छे लेवल पे सैलरी है, तो उसका बाप भले 10 साल 15 साल गाड़ी चला रहा है, घिस रहा है, लेकिन वो कहता है कि 2-3 साल बाद मुझे गाड़ी चेंज करना है। बाइंग पावर इज़ वेरी गुड। एक जो सबसे जो मैं बात करना चाहता हूँ कि यूथ को एक समझना होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट की सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम्हारी शादी भी होने वाली है, जब बीवी आएगी उसके बाद खर्चे बढ़ेंगे, ठीक है। शादी आज हो रही है तो दोनों कमाने वाले हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग हायर साइड है। अगर आपने पहले से प्लान किया और विशेष करके प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, जो बच्चा कर दिया, वो आने वाले टाइम में अपने साथ वालों के साथ बहुत आगे होगा। बिल्कुल सही है। एक तो उसका खर्च कम हो जाएगा, EMI में पैसा जाएगा, सेविंग की आदत लगेगी, और प्रॉपर्टी भी एप्रिसिएट करेगा। बिल्कुल सर। तो हम लोग वही कहते हैं सर कि एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र आई कैन से दिस थिंग कि एक आपका लर्निंग स्टेज होता है, एक आपका अर्निंग स्टेज होता है। तो जैसे ही आप अर्निंग स्टेज पे जाते हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बिकॉज उसके बाद जब परिवार बड़ा होता है, बच्चों की एजुकेशन आज की डेट में तो वो एक बहुत बड़ा खर्चा है। शायद हमारे पेरेंट्स ने पूरी एजुकेशन पे उतना नहीं खर्चा हुआ जितना आज की डेट में प्री स्कूल के खर्चे। प्री स्कूल की फ़ीस अगर देखें तो शायद मेरे पिताजी ने मेरी पूरी एजुकेशन पे उतना खर्च किया होगा जितना एक अच्छे प्री स्कूल के इनिशियल फ़ीस होती।
तो वो बहुत एक सही टाइम रहता है कि जब आपके खर्चे नहीं हैं, जब आपके उतने एक्सपेंसेस नहीं आए, बच्चों का कुछ नहीं आया, तो आप कम से कम, अगर आज की डेट में जैसे आपने सही कहा कि दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक सैलरी कमाएं, दूसरी सैलरी प्लीज बचाएं, ये ठीक रहेगा मेरे सर ख्याल। इसमें एक ऐड ऑन करूंगा। हाँ, जो डबल इनकम है ना, करेक्ट, उसको मैं एक प्रोफेशनल शब्द में कहता हूँ DIN के डिंक, ओके, डबल इनकम ये नो किड्स। No अगर kids. आप दोनों कमाने वाले हैं, बच्चे नहीं Correct. हैं, तो जोड़ लो, क्योंकि बच्चे के एडमिशन में ट्राई सिटी में तो ठीक है, दिल्ली जैसे शहर में सर 4 से 5 लाख रुपया इनिशियल एडमिशन फी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सो सही है। विशेष करके इधर शादी से पहले जोड़ लें, शादी होने के बाद जोड़ लें, अदरवाइज जैसे आप बच्चे का प्लानिंग करते हैं तो एक बच्चे को एजुकेशन देना आपका कर्तव्य है, धर्म है, तो उससे पहले घर की प्रॉपर्टी की प्लानिंग कर ले तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल, और हमारा बिल्कुल इससे तात्पर्य ये नहीं है कि आप शादी ना करें, ठीक है। आजकल की जनता में ये भी बड़ा प्रचलन चला हुआ है कि शादी नहीं करनी है, तो भैया हम लोग शादी के अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप अच्छे समय के लिए, अगर आप अच्छा समय गुजारना चाहते हैं तो आज सेविंग नहीं करिए। सर, इसका दूसरा पहलू भी है। हाँ, शादी करने के लिए आपको कमाना जरूरी है कि कमाना बीबी का खर्चा और नखरा क्या उठा पाओगे, टिकना That's a जरूरी है, good one. नंबर Yes, एक। yes. दूसरा नंबर में, अगर पता है एक बच्चा है, उसकी होने वाली जो वाइफ को, उसकी फियांसी को पता है कि मेरे होने वाले हस्बैंड के पास अपना मकान है या जमीन, कुछ प्रॉपर्टी लग रहा है, वो भी खुश रहती है, यार कुछ तो बंदा करके रखा है, निठल्ला तो नहीं है, कमा के उड़ा गया, ठीक बिल्कुल है। सही है, फिर बिल्कुल क्या सही। करेगी, आते हुए हंटर चलाएगी कि सेव कर, जमीन ले, मकान ले। मैं देख रहा हूँ इन चीज़ों को, एक लंबा अनुभव है इस चीज़ का। सो अगर यूथ देख रहे हैं तो आप समझ लो, अभी से सेविंग कर लो, प्रॉपर्टी बना लो, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करने वाला है आपका। करेक्ट। तो सर अब बात करते हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो एक प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको कैसे प्रॉपर्टी खोजनी है, कैसे एक कोई प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करनी है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सर उससे पहले आपको एक उदाहरण मैं दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको फीवर लगा तो मोस्टली आप क्या करते हैं, किसी डॉक्टर के पास गए, चेक कराते हैं। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, फार्मेसी में जाते हैं, कहते हैं एक काम करना, पैरासीटामोल दे दो। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, हो सकता है मलेरिया हो, डेंगू हो, आपको रीज़न नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता है, फीवर होने पे बिल्कुल, you're curing the symptom, you're not curing the disease। करेक्ट। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द केस क्या हो रहा है, Correct. लोग मार्केट में निकलते हैं, पैरासीटामोल ले लिया, उनको लगता है कि मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, जो कि हुआ नहीं है। राइट। आपको जब भी प्रॉपर्टी लेना है, जिस शहर में हो, जिस क्षेत्र में हो, यू कंटैक्ट द बेस्ट रियलेटर। आप वहाँ सर्च आउट करिए, कौन बढ़िया काम कर रहा है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, सिस्टम है, ऑफिस है, क्या सर्विसेज दे पाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने में नहीं हुआ कि आपने खरीद लिया, रजिस्ट्री करा लिया, उसके बाद भी, उससे पहले प्री सर्विस है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन भी सर्विसेज है, और आपकी प्रॉपर्टी का टेक केयर, मैं कहता हूँ गार्डियन, आपको उसके ऊपर एप्रिशिएशन क्या मिलने वाला है, आपकी प्लानिंग कराने वाला, क्योंकि वो होमवर्क कर रहा है, उसको पूरा नॉलेज है, वो क्या कर रहा है, शहर की, उस एरिया की वस्तुस्थिति को जान रहा है, और आने वाले टाइम में एप्रिसिएशन कहाँ होगा, बिल्कुल, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेक्ट करके देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी प्रॉपर्टी लेने का प्लान करें तो किसी अच्छे रियलेटर से, तो एक अच्छे रियलेटर, एक अच्छे एडवाइजर से, मतलब वो एडवाइजर ज़्यादा है, सलाहकार उसको मान के चले कि जो आपको नेक और अच्छी सलाह देता है, सच्ची सलाह देता है कि ये एरिया ठीक है, ये प्रॉपर्टी ठीक है, मैं आपके साथ रहूँगा, आपके बयाने से लेके रजिस्ट्री तक आपका पूरा एंड टू एंड मैं देखूँगा। और ऑब्वियसली आजकल क्योंकि सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो एक पढ़ा लिखा बंदा आपको ये समझा पाएगा, आपके फाइनेंसेस जैसे आपने बोला अच्छे से मैनेज कर पाएगा। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं तो यही कहता हूँ, मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि लोग आजकल क्या करते हैं, आपने पैरासीटामोल का जैसे उदाहरण दिया, तो मैंने क्या कहा कि लोग गूगल पे जाके अपना इलाज शुरू कर देते हैं, तो वो भी गलत है।
वो ज़्यादा यहाँ मैं dangerous। रोकूंगा सर आपको। हाँ सर, आप देखेंगे आज के डेट में ऑनलाइन शादी हो रही है तो उनके डिवोर्स भी ऑनलाइन होता है। बिल्कुल गूगल वाली डील गूगल से ही कैंसिल होती है या गूगल से गूगल में फंस जाता है। राइट। गूगल मैं बताऊं सबसे बड़ा आज की डेट में व्यापारी है। कैपेसिटी। आप फोन खोलिए, आपने कोई चीज देखा, वो शुरू हो गया, वो माल हो गया। बेच रहा है, हाँ, वो सही बेच रहा है कि नहीं इसकी क्या गारंटी, उसको कहाँ पकड़ेंगे? आप गूगल पे सर्च करिए, आपको फेसबुक पे वही सजेशन साहब आनी शुरू हो गूगल इज जाती है। नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसने आपका डाटा दे दिया, करेक्ट। किसको दिया उसकी कोई गारंटी नहीं कोई है। गारंटी क्या वो सर्विसेज देगा? तो जब भी डिसाइड करें, हमेशा क्या करें, आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि जो बेस्ट एडवाइजिंग कर रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। नया पुराना मैटर नहीं करता है कि कैसे वो काम कर रहा है, क्या वो सर्विसेज दे पा रहा है, अगर किसी को उसने कोई प्रॉपर्टी दी है, कोई इन्वेस्टमेंट कराया है, तो क्या उसका एग्जिट भी करा रहा है। राइट। मे भी आपको पैसे की जरूरत पड़े, उसके बाद याद करें, कहते मेरा तो कोई काम नहीं है, मेरा काम था आपको बेच देना, उसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सो अकाउंटेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको प्रॉपर्टी दे रहा है क्या आपके प्रति अकाउंटेबल है। दूसरा, आप बिल्डर के साथ अगर कोई डील कर रहे हैं, बिल्डर कभी भी डायरेक्ट डील नहीं करता। जो लोगों के माइंड में एक चलता है ना, मैं बिल्डर के पास जाऊंगा, मोस्टली आप देखेंगे बिल्डर के पास कोई और टीम बैठी हुई है, अंडरराइटेड है, इन्वेस्टर को बेचा हुआ है, बिल्कुल। और इन्वेस्टर के पास सस्ता माल पड़ा हुआ है, और बिल्डर उसके नीचे क्यों नहीं देगा? वो अपना इन्वेस्टर अपना मार्केट नहीं। बिल्कुल है सर, और बिल्डर सिर्फ अपना ही माल देगा। करेक्ट। और वो चीज़ देगा जो मतलब मार्केट में लिस्टेड है। जो अनलिस्टेड चीज़ें पड़ी हैं वो तो सिर्फ चंद लोगों को वो एक और एग्जांपल वो रहता है। हाँ जी सर। विवेक सर, आपने कोई एक प्रोजेक्ट शुरू किया, आप बिल्डर बने हुए हैं, आपके पास टीम है, चलो आप डायरेक्ट भी बेच रहे हैं, राइट। आप कोशिश करेंगे कोई कस्टमर आया तो अपना ही सामान दे, उसकी जरूरत है नहीं है, आप उसको दवाई पकड़ाएंगे, बेटा तू खा ले, यही इसी से तेरा भला होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर कोई वही एडवाइजर है, वो क्या करेगा? बेस्ट चीज़ देखेगा। उसको कहाँ चाहिए? न्यू चंडीगढ़ चाहिए, मोहाली चाहिए, जीरकपुर चाहिए, खरड़ चाहिए, पीर मुसल्ला चाहिए। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं मोहाली में तो आप उसको निकलने नहीं देंगे, उसका गर्म ना, भाई यहीं ले ले, बिल्कुल यही सबसे बेस्ट है। करेक्ट। हो सकता है उसकी नीड नहीं हो, ओवर प्राइस्ड हो, मैं प्रोडक्ट वाइज बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही तो है। हमेशा क्या है, कंपैरिजन करना जरूरी है, कौन करा के देगा, जो बेस्ट एडवाइजर होगा, जो बेस्ट एडवाइस। यही करेक्ट है। बिल्कुल सही है सर। सर तो ये तो जानकारी रही कि प्रॉपर्टी किसके थ्रू लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए। तो एक और चीज़ जो सामने आती है आजकल, बहुत सी चीज़ें, कुछ चीज़ें प्री लॉन्च में हैं, कुछ लॉन्च में हैं, तो ये क्या है? कुछ दर्शकों को बताइए कि हमें प्री लॉन्च वाली प्रॉपर्टी में जाना चाहिए या लॉन्च वाली प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, क्या फ़ायदा रहता है दोनों में से? विवेक जी, एक ना लोगों को समझना होगा, सॉफ्ट लॉन्च, प्री लॉन्च, लॉन्च और कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। मोस्टली क्या आता है, जो सॉफ्ट लॉन्च होता है ना, वो मार्केट में इन्वेस्टर के पास जाता है। ओके। बिल्डर क्या करता है, अपने जिस मार्केट में आप बैठे हैं वहाँ कुछ उनके मेन इन्वेस्टर हैं, राइट। उनके पास यूनिट्स जाता है, सर्टेन अमाउंट उनसे लेके। प्री लॉन्च उसके बाद आता है। प्री लॉन्च में क्या होता है, मार्केट में धीरे धीरे कुछ ब्रोकर्स के पास जाता है, उसके बाद जो पुराने कुछ लोग इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि उसमें मोस्टली 25% आता है, पेमेंट लेता है, फिर कंस्ट्रक्शन लिंक होता है। प्री लॉन्च और सॉफ्ट लॉन्च, सॉफ्ट लॉन्च और प्री लॉन्च। तो सॉफ्ट लॉन्च में क्या है, कस्टमर तक नहीं पहुंचता है। सही। अब प्री लॉन्च की बात करेंगे, उसमें भी लिमिटेड लोगों तक होता है। कारण कि प्री लॉन्च में क्या होता है, बिल्डर डिमांड करता है कि मुझे 20% 25% का एक अमाउंट दो, आप बुक कर लो, मैं आपको एक सर्टेन रेट फिक्स कर देता हूँ। ठीक है। जब हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो उसके बाद CLP, कंस्ट्रक्शन लिंक पैसा हम आपसे लेंगे या बैंक देगा कस्टमर। अब यहाँ एक फ़ायदा क्या होता है कि आप कम अमाउंट देके आप एक बड़ी प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं। आपके पास टाइम भी होता है, 2-3 साल कंस्ट्रक्शन में जो लगता है, तब तक प्राइस लगभग 30-40-50% बढ़ चुका होता है। पैसा भी आपका स्लोली गया। तो एक तो है जिसको घर चाहिए, उसको अमाउंट कम देके और 3-4 साल में उसकी सैलरी या बिजनेस में भी फ़ायदा हो गया, तो एक बड़ी प्रॉपर्टी ले सकता है। और एक इसके अंदर समझना बहुत ज़रूरी है, प्री लॉन्च में बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, पहले उसने क्या डिलीवर किया हुआ है, आप उसके ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हो, नंबर 1। राइट। दूसरा फैक्टर क्या आएगा कि कितना टाइम में बिल्डर प्रोडक्ट को कंप्लीट करके देगा। प्लॉटिंग है,
आपको कब तक डिलीवरी मिलने वाली है, उसके अंदर एम्यूनिटीज़ क्या क्या है, क्या वह केवल कमिटमेंट है या पूरा भी होगा, पूरा भी होगा, बिल्कुल सही। उन चीज़ों को आप समझेंगे कैसे जब तक। कई बार लोगों के मन में यही विचार आता है कि जैसे मैं रेडा से पहले की बात करूंगा तो ऑब्वियसली थोड़ा रेडा के ऊपर भी आप थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि लोग समझते हैं कि अगर बिल्डर भाग गया, कुछ हुआ, तो हाँ, जैसे सर ने पहले बताया कि एडवाइज़र का एक रोल बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर आपको वो जानकारी भी मिल जाएगी, सस्ती प्रॉपर्टी एक तो मिलेगी और दूसरा आपको पूरा उसका एक फीडबैक लेना है। और सर ये रेडा आने से एक इन्वेस्टर का, जैसे प्री लॉन्च में पहले लोगों का ये रहता था, मन में विचार रहते थे कि अगर बिल्डर भाग गया, कुछ हो गया, तो हाउ डज रेडा कैसे एक जो इन्वेस्टर्स हैं प्रोटेक्ट करता है? सर किसी भी प्रोजेक्ट को रेरा नंबर तब लगेगा जब उसका 100% डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगा। क्लियर हो गया? 100% का मतलब क्या है? रजिस्ट्री का एक बहुत लंबा विषय है, मैं बताता हूँ। बिल्डर के नाम पे लैंड की रजिस्ट्री और बाकी उसका लीगल एग्रीमेंट, जितने भी लैंड की बात हम कर रहे हैं, सर्टेन अमाउंट रजिस्ट्री, सर्टेन लीगल एग्रीमेंट, उसके पास रजिस्ट्री कराने का टाइम मिल जाता है। ऑब्जेक्शन। दूसरा क्या आता है कि उसके सारे क्लियरेंसेस, सबसे पहले CLE होगा, चेंज ऑफ लैंड यूजेज, क्लियर हो गया। उसके बाद उसका रोड का क्लियरेंस चाहिए, सीवरेज का चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का चाहिए, इन्वायरमेंटल चाहिए। ऑल क्लियरेंस हैज़ टू बी टेकन बाय बिल्डर। रेरा हर एक चीज़ को चेक करता है। रेरा क्या है? एक सेफ गार्ड है। चेक करने के बाद आपको अलॉट करता है नंबर। अगर आपका प्लॉटिंग है तो उसके अंदर साइज़ क्या होगा वो बिल्डर डिसाइड करेगा, लेकिन एम्यूनिटीज अंदर की, पार्क अगर आपने कम दिया हुआ है तो चेंज करा देगा। हाँ, वो FAR रहता है ना, उसका फ्लोर एरिया रेशियो रहती है उसकी, फ्लोर एरिया। हाँ। प्लॉट में भी आता है कि अगर कम है, कई बार आपने देखा होगा कि बाद में रेरा ने क्या किया कि कट कर दिया, पार्क को बढ़ा दिया, रोड को चौड़ा कर दिया। तो रिक्वायरमेंट कंप्लीशन के बाद आपको सेफ्टी कैसे बढ़ जाता है कि रेरा एक इंश्योर करता है कि जो भी पैसा बिल्डर के अकाउंट में आ रहा है, उस पैसे का खर्च जो है 75 to 80% उसी प्रोजेक्ट में। पहले क्या होता था? उससे पहले बिल्डर के अकाउंट में पैसा है, बिल्डर ने क्या किया? जमीन खरीद ली, तो उसको डेवलप करके क्लियर करके आपको देना है और टाइम बाउंड देना है। चाहे प्लॉटिंग हो, फ्लैट हो, कमर्शियल हो, उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है। बिल्डर की भी अपनी परेशानी है, कई बार लेबर की होती है, कई चीज़ होती है, मौसम का है, कई बार अगर हम फ्लैट की बात करें, सप्लाई ऑफ आइटम है, तो उसके कारण एक रिलैक्सेशन भी है। लेकिन उसके बाद आपको टाइम बाउंड प्रॉपर्टी को डिलीवर करना है। बिल्कुल ठीक है, मतलब थोड़ी सी देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा। जो अंधेर गर्दी पहले होती थी वो अब नहीं होगी। और एज अ बैंकर मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। एज अ बैंकर भी हमें पता है कि हम लोग भागते थे बिल्डर के रेडा अकाउंट्स खोलने के लिए। करेक्ट है। सो एवरी रेडा नंबर हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग रेडा अकाउंट, करेक्ट, जिसका प्रॉपर एक ऑडिट रहता है। उनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि ये पैसा कहाँ गया। हाँ, एस्क्रो अकाउंट होता है जिसको बकायदा एक ऑडिट होता है। वो पूरा रेडा अथॉरिटी उसको पूरा आके ऑडिट कर सकती है। और एस्क्रो अकाउंट में रेरा के पास भी ऑप्शन है, वो जब चाहे अगर लगता है बिल्डर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो उस अकाउंट को ब्लॉक करा सकता है, फ्रीज करा सकता है और इंश्योर करेगा कि अगर जो पैसा आ रहा है उसका परचेज मटेरियल का प्रॉपरली हो रहा है और हर महीने उसकी रिपोर्ट देनी है। इसके अंदर माल फंक्शन होने का चांसेस बहुत कम है और बिल्डर पैसा वहाँ लगा रहा है तो टाइमली डिलीवरी होगी। इसके देखिए दो है, केवल कस्टमर को फ़ायदा नहीं हुआ है, बिल्डर को भी हुआ है। कैसे? कस्टमर से टाइमली पैसा आएगा। देखिए बिल्डर तब उसको बना पाएगा ना अगर एक मकान बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कमर्शियल बनाना है। सही बात है। केवल इनिशियल अमाउंट से काम नहीं चल रहा है। अब बैंक भी फंडिंग कब करेगा? कंस्ट्रक्शन लिंक करेगा। बैंक वेरीफाई करता है कि जितना कंस्ट्रक्शन हुआ उतना ही पैसा दूंगा मैं। इसके कारण बिल्डर भी सेफ है, कस्टमर भी सेफ है, बैंकर भी सेफ। रेरा के कारण। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये तो बहुत ज़रूरी जानकारी है, बिकॉज हमें लोगों को यही समझ में नहीं आता कि हमें कब किस स्टेज पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो वही चीज़ जो निकल के सामने आई है अभी राकेश जी के साथ बात करते हुए कि प्री लॉन्च में करना सेफ है, कोई ऐसा उसमें कोई दुविधा नहीं, यहाँ मैं रोकूंगा सर आपको। हाँ सर, आपको अगेन बिल्डर का बैकग्राउंड, करेक्ट, उसके पास लैंड है कि नहीं, उसका अप्रूवल का हर एक चीज़ देखना पड़ेगा। बिल्कुल आप आँख मूंद के ना करें। नहीं, हाँ वही
आप एक अच्छे एडवाइज़र के पास जाएं और उनसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगें कि उसके पास कौन कौन सी क्लियरेंस आ चुकी है, CLU आया कि नहीं आया, रजिस्ट्री तक या आपको क्या पूरा टाइम लगेगा। हाँ दूसरी बात, करेक्ट सर एंट्री तो बहुत आसान है कि आप आके पैसे दे दो। राइट। अब मान लिया आप इन्वेस्टर हो, आप बेचेंगे कैसे? तो आपको ये देखना जरूरी है कि मार्केट में आपको एग्जिट कौन करा रहा है, एग्जिट क्या उसकी कैपेसिटी है, क्या उसके पास टीम है, वर्कफोर्स है, क्या पास्ट एक्सपीरियंस है। उसने आपको एक के बदले 4 प्लॉट फ्लैट दे दिया कि आप 3 में प्रॉफिट बना लेना, उसको बेचेगा कौन? बिल्कुल एक सही। नॉर्मल इन्वेस्टर, एक नॉर्मल पर्सन है, नौकरीशुदा जो बिजनेस कर रहा है, कहाँ मार्केट में बेच पाएगा? तो यहाँ पे एक ज़रूरत महसूस होती है प्रोफेशनल एडवाइज़र की, प्रोफेशनल रियलेटर की, और उसका रोल रहता है। ये आप लोग जब भी करें तो इसका ध्यान रखें कि पास रिकॉर्ड जरूर चेक करें। तो सर अब आगे और हाँ बताएं सर। इसमें एक और ऐड ऑन करूँगा। मेरे पास बहुत सारे कॉल मैसेज आता है। हमारा भी अपना डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा का एक सेक्शन है जिसमें हर संडे को 11 बजे हम रियल एस्टेट के ऊपर अपडेट करते हैं, और बहुत फॉलोअर है हमारे, बहुत ही बढ़िया। और व्यूज़ मिलियंस में कई बार जाता है पूरे अगर 28 डेज़ का। एक्सीलेंट। करेक्ट है सर। अब वहाँ पे दर्शक हमसे सवाल करते हैं कि प्री लॉन्च की हम बात करें कि बहुत सारा ऑप्शन आता है कि हम आपको इतना गारंटी रिटर्न देंगे। कोई कहता है कि मैं आपको 30% दे दूंगा, 40% दे दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इतना बड़ा रिटर्न नहीं आता। एवरेज 1.5% अगर आ गया, 18% 15% आता है, आपको एग्जिट करना चाहिए। अगर कोई आपको कहता है कि मैं दिलवा दूंगा तो अपना पैसे क्यों नहीं लगाता? सर इट्स नॉट फिजिबल। और आप उस पर विश्वास करने से पहले ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, क्या मार्केट में आ रहा है। हो सकता है एक बार आया हो, हर बार वो कहानी दोहराई नहीं जाएगी है सर। और इस पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपको समझदारी से काम करने की। बिल्कुल सर। मेरे भी जो फाइनेंशियल गुरु रहे हैं मेरे, जिन्होंने बैंकिंग सिखाई मेरे को, तो वो एक ही चीज़ बोलते थे कि बेटा लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो साइंस की किताबों तक सीमित नहीं है, ज़िंदगी में भी सीमित है। तो एनीथिंग विच डिफाइज लॉजिक हैज़ टू करेक्ट। करेक्ट। उसमें करेक्शन आती है। कोई बंदा आपको बोले कि मैं चांद सितारे तोड़ के ला दूंगा तो वो नहीं आने वाले, तो वो एक्चुअल में नहीं आने वाले। एक डिसेंट रिटर्न हम लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट में, मैं भी जब लोगों को बताता था तो ग्रीड का कोई अंत नहीं है। करेक्ट। तो हम लोग वही कहते थे कि भैया आप स्टॉप लॉस लगाते हो, वो तो ज़रूरी है ही है। जब भी आप इक्विटी में जाते हो, कहीं जाते हो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो, एक स्टॉप लॉस होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टॉप गेन लगाना, कि मेरे को इतना आ गया, ये डिसेंट है, आई विल एग्जिट। तो एक स्टॉप गेन लगाना भी आपको बहुत ज़रूरी है। सब लोग स्टॉप लॉस की बात करते हैं, आपने जो भी अपने चैनल्स होंगे उसके ऊपर देखा होगा, स्टॉप लॉस की बात सब करते हैं, स्टॉप गेन की बात कोई नहीं करता है। क्योंकि वहाँ ग्रीड बढ़ता है और बढ़ेगा, क्योंकि ग्रीड बढ़ता है और ग्रीड का फ़ायदा आपको नहीं होगा, वो किसी और को होगा। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। सर एक और एड ऑन पॉइंट करना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह हमारे चैनल पे भी बहुत सारा सवाल आया, हमारे टीम के पास आया, व्हाट्सअप मैसेज आया कि सर मार्केट में एक जो दिक्कत आती है कि कोई प्रॉपर्टी है, जब बात करते हैं ऑनलाइन करते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी 50 लाख की है, जब हम ले लेते हैं कोई कहता है 40 का मिल जाता, हम क्या होते हैं, डिस्परेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। राइट। आप उसकी वैल्यूएशन क्यों नहीं चेक करते हैं? आपको मिसगाइड किया जा रहा है, नंबर 1। दूसरा नंबर में कई बार आप जल्दबाजी में, किसी ने कहा कम वैल्यू बता दी, आपने उसको जाके टोकन दे दिया। टोकन देने से पहले हम चेक करते हैं क्या वो कंपनी का है तो कंपनी दे रही है, और किसके काउंटर पे पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। क्या कंपनी के अकाउंट में पैसा जा रहा है? किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा तो नहीं जा रहा। वहाँ पे लालच के अंदर की सस्ता मिल रहा है, आप अपना कैपिटल लॉस कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है, लोग बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि समझदार लोग जब गलती करते हैं तो दूसरे को बताना नहीं चाहते कि यार लोग मुझे बेवकूफ़ कहेंगे कि ये भी फंस गया यार। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है, बिकॉज ये भी चीज़ें ऑब्वियसली लोग, मतलब आप जिनको भी देखेंगे, मैं वही अगेन मैं बार बार बैंकिंग की तरफ खींच के लेके जाऊँगा, तो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, कुछ करते हैं, सब लोग पैसा जब बनता है सब बताते हैं। इतना बड़ा अनुभव है बैंकिंग का, लोगों को फायदा मिलेगा तो सब बताते जरूर हैं। जिस समय गेन होता है तब बताते हैं, जब लॉस होता है तो कोई नहीं बताता। और घर में भी फिर कोई नहीं, हाँ घर में भी कोई नहीं बताता, बुद्धू बन गया ना, बुद्धू। और सबसे ज्यादा मैं बताऊं फाइनेंशियल सेक्टर में, पता है लॉस कौन करता है? ज्यादा बुद्धिमान आदमी, और किसी को बताता नहीं है।
बिल्कुल सही। जो एवरेज है ना, वो हर एक चीज़ को तथ्यों की कसौटी पे परखता है। बुद्धिमान आदमी को क्या होता है, कोई कह दिया सर ऐसे हो जाएगा, इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अभी भी देखिएगा लोग मार्केट में, जहाँ पे बैंकिंग में आप दे रहे हैं एवरेज 6-7% रिटर्न, लोग एफडी करते हैं। कई लोगों को अगर किसी ने बोल दिया कि 12% एक है बॉन्ड आया हुआ है, बाद में पैसा मिले नहीं मिले, कैपिटल खत्म हो जाता है और लोग पैसा बना देते हैं। बिल्कुल सही है सर। तो यहाँ भी ऐसा होता है सर। और हम लोग के पास भी लोग आते हैं, बहुत बुरा लगता है। और सबसे ज़्यादा क्या है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग आते हैं, कम पढ़े लिखे कम आते हैं, क्योंकि वो राइट, 2 लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ कम मिल रहा है, क्या रीज़न है, पता भी करते हैं बिल्कुल है सर। कि पैसा आपको दूँ, क्यों दूँ आपको, आपका तो प्रॉपर्टी है नहीं। बुद्धिमान आदमी कहता है सस्ता मिल रहा है दे दो। तो आज के डेट में जितने भी बड़े आप देखिएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम आती है, पैसा कहीं भी लोगों का लग जाता है, वहाँ जो लॉस करने वाले लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने आप को वाइट कॉलर समझने वाले लोग हैं, और वो किसी को बताते भी नहीं हैं। हाँ सर, ये बिल्कुल एक हमारे समाज में ये चीज़ तो है। आई वुड नॉट से हमारे समाज में जनरली एक टेंडेंसी रहती है, लोग अपना नुकसान हुआ ज़्यादा बताते नहीं हैं, अपने आप को सब हीरो ही सोच, फ़ायदा ज़्यादा बताते हैं, फ़ायदा ज़्यादा बताते हैं, और बढ़ा चढ़ा के भी बताते हैं कई बार। करेक्ट, राइट। और उसके कारण कई लोग क्या होता है, उनके झांसे में भी आ जाते हैं कि भाई इसको मिला है, लेकिन कई बार उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है। तो पर्सनल इंटरेस्ट देखना ज़रूरी है कि क्या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है और आपका पैसा गलत हाथों में तो नहीं जा रहा है। करेक्ट। तो सर अगला जो प्रश्न आएगा दिमाग में कि अब डिसाइड कर लिया, प्री लॉन्च हो गया, प्रॉपर्टी कब खरीदनी चाहिए ये हो गया, तो अब अगला क्वेश्चन है कि कैसे लें। अगर मेरे पास कुछ एक्स अमाउंट है तो मैं उसके कितना ऊपर जाके क्या करके क्या सोच के मेरे को प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, मतलब अपने फाइनेंसेस के बारे में, आई एम टॉकिंग लिटिल मोर अबाउट फाइनेंसेस, कि उसको फिर कब कैसे उसको अपने पैसे को मैनेज करके उसको अब विवेक जाना से बताता हूँ, आज बैंक बहुत लिबरल है। 30 लाख से कम प्रॉपर्टी पे 90% का बैंक आपको लोन दे रहा है। ओके। और वो भी लोन कितना है, 8% के नीचे आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। यस, बिल्कुल आ गया। क्लियर है। 30 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होगी तो वहाँ पे आपका लोन 80% बैंक देता है। करेक्ट। तो आपको करना क्या, 10 से 20% का मार्जिन होनी चाहिए, डिपेंड अपॉन व्हाट यू आर गोइंग टू बाई। राइट। सबसे पहला जो आपका होना चाहिए कि ले क्या, कई बार ऐसा नहीं कि आपके साथी ने कोई एक शोरूम ले लिया, एग्जांपल देता हूँ, तो बैंक में तो उन्होंने ले लिया, अब आप कहते हैं मुझे भी दे दो। हो सकता है उनका विज़न होगा कि मैं 2-4 साल और नौकरी छोड़ के वहाँ अपना एक बिजनेस करूँगा। करेक्ट। आपने ले लिया, आपका विज़न नहीं है बिजनेस करने का, राइट। तो आप करेंगे उसका क्या रेंटल वैल्यू उतना आ रहा है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। आपने 1 करोड़ का शोरूम लिया, बिल्कुल सही, और 30,000 का रेंटल आया है, यूज़ क्या है उसका। तो व्हाट यू हैव टू सी कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितना है। हम दूसरे को देख के भेड़ चाल में ना जाए, भाई उसने ले लिया प्लॉट, अब अगर हमने नहीं लिया ना तो घर में बेइज्जती हो जाएगी। उसने अगर गलती की है, आप भी गलती करोगे। बिल्कुल सर। इसके ऊपर पंजाबी की कहावत है बड़ी अच्छी सी, वो कहते हैं पड़ोसी का मुंह लाल देख के अपना चाटे मार के तो नहीं करेगा। करेक्ट। तो वही है कि लोग अपने मुंह पे चाटा मार के पड़ोसी का मुंह लाल देख के, प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारी कि अपना चाटा मार के लाल मत कीजिए, समझिए कि उसने कैसे लाल किया है अपना चेहरा, कैसे खा के उसकी खुराक दुरुस्त है या वो एक्सरसाइज वर्जिश करता है, क्या करता है, तो उसको फॉलो करिए। या कहीं लाली लगवा के तो नहीं आया, पार्लर में जाके आजकल लोग करा लेते हैं। करेक्ट। और उस चक्कर में तो कितना ओरिजिनल है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये सब कुछ करना चाहिए। तो हमारा भी सर ऐसे होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हम लोग यही कहते हैं कि आपके पास अगर 20% पैसा है और आपकी ईएमआई जो है वो आपकी सैलरी के 30% से ऊपर नहीं जा रही है, करेक्ट, बिंदास लीजिए और लेना चाहिए लोन। और इसके बारे में भी मैं पूछना चाहूँगा, लोन लेना चाहिए सर? 100% लोन चाहिए। अगर आपकी लोन की एलिजिबिलिटी है तो उसके ऊपर लेना चाहिए। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है सर, स्पेशल प्रॉपर्टी मंत्रा के ऊपर। वेरी गुड। आप 50 लाख की प्रॉपर्टी मुफ्त में कैसे बनाएं। मुझे कई लोगों ने कहा आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो। सर आपकी एलिजिबिलिटी है, बिल्कुल सही है। मान लिया कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी 50 लाख की है, आपने नहीं लिया तो होगा क्या, आपने 50 लाख का लोन लिया,
आप लगभग 15 सालों में 75 लाख रुपया पे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल सही। अभी के इंटरेस्ट रेट में और कम हो जाएगा। 1.25 करोड़ हुआ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 15 साल में कोई भी प्रॉपर्टी 8 से 10 गुना से कम नहीं होगा। पास्ट परफॉर्मेंस देख लें, बिल्कुल सही। 5 साल में लगभग डबल हो जाता है। लीगल प्रॉपर्टी होना चाहिए, रजिस्ट्री आपके नाम पे होना चाहिए, कब्जा आपके नाम पे होना चाहिए। आप पैसा कितना दे रहे हैं? 2.5 गुना। दूसरा, अगर रेंटल इनकम है, आज आपने प्रॉपर्टी लिया 50 लाख का, हो सकता है रेंट आपका 15,000 आ रहा हो, रेंट हर साल 8 से 10% बढ़ रहा है, आपका EMI वहीं खड़ा है। अगर 40 लाख है तो 40,000 ही है। बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में लगभग रेंटल 3 गुना हो गया प्राइस सिटी का। एग्जैक्ट। जिसने प्रॉपर्टी ली उसका EMI वहीं के वहीं खड़ा है। अगर इसको कैलकुलेट करके इसमें कोई टैक्स की प्रॉफिट में नहीं जोड़ रहा हूँ, कोई एप्रिसिएशन नहीं जोड़ रहा हूँ, आपकी प्रॉपर्टी फ्री होने वाली है 7 से 8 साल में है। तो दर्शकों उसको जरूर देखें, समझें, और अगर कुछ लगता है तो विवेक सर का एक बड़ा अनुभव है बैंकिंग का, इनका भी लाभ उठाएं। और प्रॉपर्टी की अगर कोई बात है तो हम दोनों इसलिए बैठ के आपके सामने आए हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर हमारे 4 एक बहुत ज़रूरी प्रश्न जो आते हैं प्रॉपर्टी लेते समय, तो 4 क्या मैं बोलूँगा 5, तो उन प्रश्नों के उत्तर तो हमारे हो गए। किससे, कब, क्या और कैसे। करेक्ट। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न के उत्तर हो गए हमारे। तो अभी एक जो उत्तर रह गया है कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके बाद हमारी फाइनल कर लिया, अभी फाइनल कर लिया कि मैंने अब ये खरीदा नहीं, अभी ये मेरा पक्का हो गया कि Correct. मैंने ये लेना है, डिसीजन। तो उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी आई वुड से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या एहतियात बरतने चाहिए कि हमारा सारा आर इंटरेस्ट इज टेकन केयर ऑफ। विवेक सर, यहाँ ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। ओके। क्लियर है? टोकन देना, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, टोकन वर्ड बड़ा आसान है लेकिन बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल। लोग कहते हैं टोकन दे दो, टोकन दे दो, दे के जाओ, ये बिक जाएगी, लास्ट है। कई बार हो सकता है, लेकिन इमोशनल इशू भी हो सकता है। टोकन देने से पहले क्या क्या एहतियात बरतने, इसके ऊपर भी मैंने एक बनाया हुआ पूरा वीडियो और बहुत लोगों ने सराहा है। टोकन देने से पहले डॉक्यूमेंटेशन जानना जरूरी है, बिल्डर को जानना जरूरी है, प्रोडक्ट को जानना जरूरी है, और क्या आप ले रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट वैल्यूएशन मार्केट के अनुसार है, क्या वो लीगली करेक्ट है, उसका मैप पास है, रेरा अप्रूव्ड है, MC अप्रूव्ड है, तो उसके नॉर्म्स क्या है, क्या उसके ऊपर जो बेच रहा है उसका कब्जा है, और जो बेच रहा है उसके पास सीलिंग राइट है। सर आपके ना इसके मेरे को एक बड़ा अच्छा उदाहरण, एक बड़ा फनी सा उदाहरण मेरे को दिमाग में आ रहा है आपकी बात सुन के, कि हम लोग, वो बड़ा पुराना उदाहरण है, बस की सीट पे रुमाल फेंक देते थे अंदर। तो रुमाल फेंकने से पहले देख लीजिए कि बस की कंडीशन ठीक है। पहली चीज़, बस उसी जगह जा रही है जहां आप जाना चाहते हो, या किसी आप और सिर्फ रुमाल ही फेंक रहे हो। सर नहीं, किसी और की रुमाल पहले से नहीं पड़ी है, किसी और की रुमाल पहले से तो नहीं पता पड़ी चला आपका रुमाल भी गया। रुमाल भी गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या क्या सर अब हम आगे आते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले टोकन देने से पहले जो मैंने बताया उन चीज़ों को चेक करें। एक्चुअल ओनरशिप क्या है, क्या उसके पास राइट है, किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, जो ओनर है उसके अकाउंट में ना देखे। कई बार आप दे रहे हैं थर्ड पार्टी को, वो पूरी तरह से रिस्क पे है, आप रिस्क पे हैं, बाद में आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता था। जब आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए के नाम पे प्रॉपर्टी पेपर है, तो ए के नाम पे ही पैसा जाना चाहिए। अब आगे आते हैं हम, टोकन हो गया। टोकन किसको दें? जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी बोल रहा है, जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट है। अब आगे हम आते हैं, उसके बाद क्या होगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लिए आपका जो भी है 10% रेरा एग्रीमेंट है, 20%, 25% जो भी देना है वो भी किसके अकाउंट में जाएगा? जिसके नाम पे प्रॉपर्टी का सेल डीड है, जो ओनरशिप है उसके नाम पे जाएगा। लोन की एलिजिबिलिटी देखना जरूरी है, लोन का डॉक्यूमेंटेशन कौन कराएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ एक अच्छा एडवाइजर रियल्टर्स की ज़रूरत है इन चीज़ों को कंपाइल कराने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि लोन में दिक्कत आ रही है, अब क्या होगा? बिल्डर प्रेशर डालेगा, हो सकता है टाइमली न दे, इंटरेस्ट लगाएगा। तो यहाँ पे भी एक मेजर रोल है आपके एडवाइज़र का, आपके रियल्टर्स का। उसका रिलेशन कैसा है? करेक्ट।
आप इंडिविजुअल बायर एक बिल्डर के लिए आपको तरजीह नहीं देगा, लेकिन अपने एक बड़े इन्वेस्टर को, अंडरराइटर को, एक बड़े रियलेटर्स को, एक एडवाइज़र को कोई बिल्डर नाराज नहीं। तो मैं इसको सरल शब्दों में मैं डाल के कहना चाहूँगा कि अगर आपका लोन होने में कोई डिले हो रही है जी, कुछ किसी एक जैसे CLP प्लान है, आपको कुछ पेमेंट देने के लिए आपने लोन नहीं भी करवाया, CLP प्लान देने में आपको लगता है कि आज मेरी पेमेंट ड्यू है लेकिन मैं इसको अगले महीने पे कर सकता हूँ, तो उसके लिए बिल्डर जो है आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर डिले है, अगर डिले है तो बनता भी है तो उस केस में एक रियलिटर है जो आपको कम से कम कुछ समय दिला सकता है कि भैया आप इतना ग्रेस पीरियड ले लो, आप इतना ग्रेस पीरियड ले लो, क्योंकि हम लोग जो एक ब्रोकर है, एडवाइज़र है, वो ज़्यादा नंबर्स में डील करते हैं। तो ऑब्वियसली जो बंदा एक छोटा इन्वेस्टर है उसने एक घर लिया है, अब जो एडवाइज़र रहेगा उसने पता नहीं 20-50 कितने घर बेचे हैं उसी सोसाइटी में। ऑब्वियसली एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मान लिया आपने 10 डील किसी बिल्डर के साथ किया, मेरे साथ किया, किसी के साथ, करेक्ट, आपका 8 डील टाइमली पेमेंट आ गया, 2 में नहीं आया, तो मैं या कोई बिल्डर थोड़ी आपको कुछ कहने वाला, उसको पता है कि मेरा मेजर पेमेंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और एक कहीं ना कहीं प्यार भरा व्यवहार होता है, दोस्ती होता है, रिलेशनशिप होता है, फाइनेंशियल एक डीलिंग होती है, वहाँ पे चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, थोड़ी सी बाईपास हो जाती है। देखिए ऐसा नहीं हो कि आप 6 महीना साल नहीं, लेकिन जो पीरियड है उसको कंसीडर कर लिया जाता है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एक यहाँ आ गया। इसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वहाँ पे आपको इजी हो जाता है सारा काम, लोन इजी हो गया। जब सब कुछ हो गया, रजिस्ट्री भी आया, तो एक अच्छा एडवाइजर रिलेटर्स आपके साथ खड़ा, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कराएगा। मैं एक बड़ा फैक्ट बताता हूँ, कई बार जो रजिस्ट्री कराने आता है उसको पता नहीं होता सर, बिल्डर का कोई रिप्रेजेंटेटिव आया उसने करा दिया, अगर टाइपिंग में खाता खसरा नंबर में कोई एक मिस्टेक आ गया, आपके नाम पे इंतकाल नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट हो गया। और दोबारा उसका क्या प्रॉब्लम, इंतकाल नहीं चढ़ेगा, दोबारा 1% की फ़ी कटेगी, आपको सारी परेशानी होगी, दोबारा चढ़ेगा, उसका दिल काल होगा। ये बहुत माइनर चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग फेस, बहुत ज़रूरी है ये, तो परेशानी में पाते हैं। बिल्कुल, जिसके कारण इंतकाल नहीं होता। मैं 1-2 केस जानता हूँ, 5-6 सालों का इंतकाल नहीं हुआ, निश्चिंत पड़ा हुआ है पर्सन, और आज के डेट में इंतकाल छूट नहीं रहा है। हो सकता है बिल्डर ने प्रॉपर्टी बेच दी, अपना प्लॉट बेच दिया, वहाँ बचा नहीं है। इंतकाल का मतलब क्या, आपके खाते में 100 रुपया है, जितना निकालते जा रहे हैं ख़त्म होता जा रहा है। अगर मान लिया किसी कारण से तो ओवरसोल्ड हो गया, ऑल्दो बिल्डर इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो आपको टाइमली इंतकाल जरूर कराना चाहिए। ये जिम्मेदारी कौन लेगा, रजिस्ट्री, इंतकाल, उसके बाद पोजीशन आता है। क्या 100% पोजीशन मिल रहा है, जो कमिटमेंट हुआ था कंप्लीट हुआ है, क्या टाइमली आपको की मिल रहा है, या प्लॉट की डिलीवरी, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्या आपको वहाँ पे बिजली की सप्लाई, वाटर का कनेक्शन है, सो दैट यू कैन गेट योर कंस्ट्रक्शन डन। हु विल इंश्योर, दैट्स देयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रिलेटर, एडवाइज़र और योर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अब मैं भी जब मैंने अपना घर लिया था तो एडवाइज़र के थ्रू ही लिया था जी। तो एडवाइज़र ने आके मेरे को सबसे पहले चीज़ क्या चेक करी थी, जब मैंने पोजेशन लेने आया मेरे को था कि सिर्फ चाबी लेनी है और हो गया काम। अब मेरे एडवाइज़र ने मेरे को बताया नहीं सर अभी रुकिए, वो बाथरूम में गए, उन्होंने नल चालू किया, शावर चालू किया और बोले अच्छा यहाँ पानी खड़ा होता पहले ठीक करो। तो मेरे एडवाइज़र ने मेरे को वहाँ पे सेफगार्ड किया, करेक्ट है कि सर अभी रुक जाइए सर, मैं अभी इनसे ये ठीक करवाइए। एक और चीज़ बताऊँ, मेरा अपना फाइनेंशियल अनुभव भी है। जब मैं वायुसेना में था, मैंने MP किया हुआ है, CLP किया हुआ है, बहुत सारा चीज़ किया हुआ है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल। हाँ, उसके बाद भी पहले मैं अपना इन्वेस्टमेंट देखता था, आज मैंने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रखा हुआ है। बिल्कुल सर, बिकॉज आई कैन नॉट स्पेयर दैट मच टाइम। मैं मार्केट को देख नहीं सकता, कौन सा फंड काम कर रहा है, मैं उसको कुछ पे कर रहा हूँ इंटर्न। करेक्ट, क्लियर, मैं अपने जेब से नहीं दे रहा हूँ, काम कर रहा है, उसको क्या कर रही है कंपनी, पे कर रही है। म्यूचुअल फंड कंपनी जहाँ भी मेरा स्टॉक में लग रहा है, कोई अगर नया स्टॉक आ रहा है तो एडवाइस करता है कि सर इसको ले लो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एंड ही इज एश्योरिंग मी ए गुड रिटर्न। सर मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं सर? आप तो फौज से आए हैं सर, मैं तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में था। ओके, उसमें रहते हुए भी मैंने एक फाइनेंशियल एडवाइजर रखा था
जी। बिकॉज रोजमर्रा के सर कामों अभी में भी आप रखिए, ऐसा हाँ, नहीं, अभी भी रखा पता हुआ क्या है सर। हाँ, आप अपना टाइम अगर इधर लगाएंगे ना, Correct. बिकॉज जब आप रियल एस्टेट फंड को भी मैनेज करेंगे, इन्वेस्टर को मैनेज करेंगे, वहाँ अपना समय आपके पास 24 घंटे ही है। सर आप क्वालिटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपको एक छोटा सा सलाह दूंगा कि अब आप चाहे फॉरेक्स का है, म्यूचुअल फंड का है, एक काम थर्ड पार्टी को दीजिए। Third party छोटा को सा अमाउंट जाता है सर, आधा 1% का अमाउंट मैटर नहीं करता, आपको बिल्कुल। उससे ज़्यादा वो उससे 10 गुना कमा के देगा। ये बिल्कुल गारंटी, सही उसकी है। जिम्मेदारी भी। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं भी अपने दोस्तों को यही कहता था जब मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में था। तो सर उसी बात का उदाहरण एक है मेरे पास मेरा एक बार दोस्त और उसके मदर, मैं तब पानीपत में पोस्टेड था, वो ऐसे दिल्ली जा रहे थे, जाते हुए मेरे पास आए। तो उसके मेरे दोस्त ने बोला कि मैं आजकल इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कैसे कर रहा है? और बाय द वे उसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ, वो अपने फील्ड में नंबर 1 है पैन इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन इन्वेस्टमेंट में नहीं है ना। हाँ इन्वेस्टमेंट में नहीं है। तो वो खुद कर, मैं कैसे कर रहा है? कहता खुद कर रहा हूँ। मैंने कहा भैया छोड़ दे, गेट एन एडवाइजर। सर वाई आर यू सेइंग सो? तो मेरा उत्तर था कि भाई सपोजिंग इधर मार्केट गिर रही है, तू सोच रहा है बेचूं ना बेचूं, उधर से तेरा कस्टमर जो तेरा कोर बिजनेस है करेक्ट, उसका फोन आ रहा है ऑर्डर लिखवाने के लिए, करेक्ट है, वहां से तू कमाएगा। करेक्ट है। तेरा क्या मन करेगा वो ऑर्डर लिखने के लिए? भी देना है ना। हाँ, Customer तो क्या service देना है। तो क्या उस कस्टमर से ढंग से बात करेगा? पहली बात, एकदम। क्या वो मार्केट गिर रही है, तेरे को पता है कि मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तेरा दिमाग उधर है, यू आर ऑक्युपाइड देयर, Correct. तो क्या तू उससे ढंग से बात कर पाएगा और ऑर्डर लिख पाएगा? या मार्केट गिर रहा है, टेंशन में हो, कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर अच्छा पाओगे, बिहेव नहीं कर पाए, कस्टमर खराब हो जाएगा। तो उसके लिए एक एडवाइजर जो है बहुत जरूरी है, ताकि आपने अपनी चिंता उसको दे दी, वो बोलेगा सर बेच दूं, क्यों बेचना है, इसलिए बेचना है, बस। विवेक सर, एडवाइजर टेंशन लेगा, बिकॉज हम उसको पे कर रहे हैं। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर रियल एस्टेट में आप आए हैं, आपका इन्वेस्टर आपके ट्रस्ट पे इन्वेस्ट करता है, बिल्कुल। उससे ज़्यादा आपको परेशानी है कि भाई मेरे इन्वेस्टर का पैसा बढ़ना चाहिए, उसको हम सही टाइम पे एग्जिट दें, उसको कमा के दें। वो तो अपने घर में सो रहा है। सर हम भी ये बात करते हैं कि आपने पैसा फॉर एग्जांपल डिफेंस रियल्टी ग्रुप के साथ लगाया, बिल्कुल। आप अपने घर में सोएं, आपका पैसा बढ़ेगा, इसकी गारंटी हमारी है। अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी, एग्जिट करा के निकाल के दूसरी जगह लगाएंगे और आपके पैसे को ग्रो कराएंगे। इसी तरह आप देख रहे हैं, अगर वही एक इंडिविजुअल करेगा तो उसको सारी टेंशन लेनी पड़ेगी, एवरी डे उसको मार्केट वॉच करना पड़ेगा, क्या मूवमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, बिल्कुल। क्या पॉसिबल है। नॉट एट ऑल। और स्पेशली जो लोग अपने प्रोफेशन में हैं, उनको अपने प्रोफेशन से डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, तो अपने काम पे वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सही है। दैट्स वाई, जैसे मैंने आपको आज एडवाइस किया, मैंने खुद 4 साल पहले बेस्ट जो एडवाइज़र हैं उनको हायर किया, ठीक है सर। एंड आज के डेट में होता क्या है, उनका मैसेज आता है, सर आपका फंड ऐसे ग्रो करना है, इसमें थोड़ा सा और पैसा डालना है, यहाँ निकालना है। ही गिव मी द मैसेज। समटाइम्स मैं नहीं उठाता हूँ, वो हमें अपडेट करते हैं, कॉल करते हैं, सही है ना, सही। इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो एक टारगेट लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ABCD 18%, 10%, 12%, 20% का, उसके ऊपर ग्रो करा के देना। सही है। फिर हो क्या रहा है, हमने उनको अपने बहुत सारे साथियों को रिकमेंड किया हुआ कि मेरा फंड वो मैनेज कर रहे हैं, मैं सो रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस को देख रहा हूँ, अपने काम को देख रहा हूँ, फैमिली को देख रहा हूँ, बिल्कुल सर। मैं वेकेशन एंजॉय कर रहा हूँ, ही इज वर्किंग फॉर मी, लाइक दैट somebody is hiring our company, करेक्ट। they are enjoying their job, their business, their holidays, and our company is working 24/7. राइट। That is the best. वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। एंड इस चीज़ को लोग नहीं समझते हैं, वो खुद ही एडवाइज़र बन जाते हैं। क्या आप डॉक्टर बन जाएंगे? साहब, एक हार्ट का स्पेशलिस्ट कम से कम 4-5 साल पढ़ाई करता है, फिर 3-4 साल का MD करता है, फिर सर्जन का करता है, फिर लगभग एक किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अंदर सैकड़ों हजारों ऑपरेशन में पीछे खड़ा रहता है, उसको ऑपरेशन करने का मौका नहीं मिलता, फिर वो सर्जन बनता है। बिल्कुल सर। यहाँ हर बंदा क्या सोचता है, मैं सर्जन बन गया, जब वो ऑपरेशन करेगा
सर सबसे बढ़िया बात ये है, सॉरी मैं आपको साहब टोक रहा जब हूँ, ऑपरेशन करेगा तो चांसेस बहुत है, दिल को तो खोल दिया, बंद कैसे बंद कैसे करोगे एग्जिट कैसे कराओगे, Exit एंट्री कैसे करा कराओगे, बिल्कुल दैट सही इज द है। इम्पोर्टेंट। और वहाँ भी सर मैंने देखा है कि वहाँ भी स्पेशलाइजेशन होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप कार्डियो सर्जन है उसको बोलो मेरी नी रिप्लेसमेंट कर दे तो वो नहीं कर पाएगा, सर बताएगा मुझे पता ही नहीं है। वो कहेगा मेरे को पता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है उसी के पास जाएं, वही अच्छी चीज़ रहती है। मतलब ऐसा नहीं है आप कार्डियो सर्जन के पास जाएं, सर मेरा घुटना दर्द हो रहा है, वो बोलेगा मेरे के पास क्या करने आया है। करेक्ट है। तो ऐसे सर, तो होगा नहीं, स्पेशलिस्ट अलग अलग है। सबका स्पेशलिस्ट अलग अलग है। सर इवन मैं बता रहा हूँ ट्राई सिटी की जो भौगोलिक स्थिति है, आप यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है, जो न्यू चंडीगढ़ के बेस्ट एडवाइजर हैं वो न्यू चंडीगढ़ कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर गिविंग बेस्ट सर्विसेज। करेक्ट। जो जीरकपुर के हैं, जो मोहाली के हैं, पंचकुला के हैं, अलग अलग हैं। चलो हम लोग एक्सेप्शनल हैं कि हम पूरे ट्राई सिटी को पूरे ट्राई सिटी को ठीक है ना। ये प्रचार नहीं है, नहीं, फैक्ट है, एंड वी आर डूइंग दैट। सर आप वो एयरफोर्स में वैसे ही हम लोग हेलीकॉप्टर व्यू की बात करते हैं तो आपका व्यू ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज आप एयरफोर्स से हैं, तो ऑब्वियसली जब हम हेलीकॉप्टर व्यू की बात करते हैं तो वहाँ एरिया ज़्यादा होता है। फाइटर व्यू तो की बात हमारे करते हैं कि बहुत ज़्यादा 20 किलोमीटर हाइट से भी फ्लाई करें। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो ए जो के पार्ट इन्वेस्टमेंट Yeah. में हैव योर पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर नहीं होगा तो आप अपने रिस्क पे काम कर रहे हैं, हो सकता है फायदा हो जाए लेकिन नुकसान होने का चांस 100% का बिल्कुल। कहीं भी आपका नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि जिस आदमी का 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल का एक ट्रस्ट बना हुआ है मार्केट में, वो क्या अपने किसी भी इन्वेस्टर को, अपने कस्टमर को बोलते हैं ना कि उसकी कश्ती को बीच मंदार में छोड़ देना, में नहीं छोड़ सकता सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसके पास लाइफ जैकेट जरूर है, उसको बाहर निकालेगा। बहुत ही बढ़िया सर, क्या बात है सर, आज बहुत मज़ा आया आपसे ये सारी बातें करते हुए। आई थिंक हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा ये पॉडकास्ट देखना। इसको हम छोटे भागों में भी थोड़ा सा काट के दिखाएंगे, बहुत लंबा चर्चा चलती है और इसका कोई अंत मेरे को लगता है अगर हम बैठना चाहें तो शायद पूरी शाम आज इसी पे बैठ सकते हैं। बट जितनी भी जानकारी थी मेरे को लगता है कि बहुत आपने एक सही दिशा दिखाई है दर्शकों को, एक सही आई वुड से एडवाइस दी है लोगों को, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। विवेक सर, ये सारा कुछ सारी जानकारी हमारे साथ साझी करी है। विवेक सर सबसे पहले बात बताऊं, या सर, आप प्रोफेशनल हैं, आपके साथ बैठ के वैसे ही मजा आ जाता है। अरे सर थैंक यू। आपने फाइनेंशियल सेक्टर को लीड किया है, अब आप रियल एस्टेट में आए हैं। राइट सर। यहाँ क्या है कि जिस सेक्टर से आप आ रहे हैं वहाँ बहुत बड़ा वाइड एरिया था, आप मतलब मिलियंस बिलियंस में डील करते थे। Right. यहाँ तो आप प्रॉपर्टी 50 लाख करोड़ की है, बिल्कुल सही है, वहाँ तो आपके पास NRI का बहुत बड़ा सेगमेंट था। बिल्कुल सर। वहाँ से निकल के अगर आप इस सेक्टर में सर्विसेज दे रहे हैं तो आई होप यू आर डूइंग द बेस्ट। और आपके साथ बैठ के हम जब मिलते हैं तो हमारी बातें किस लेवल पे होती है, बिल्कुल सर, बड़े लेवल पे होती है। कस्टमर को कैसे फ़ायदा दे, कैसे हमारा इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले। देखो उसका एक पार्ट आएगा आपके पास, हमारे पास। बिल्कुल सर। अगर 100 रुपया में एक पैसा 2 पैसा आता है, बिल्कुल ऐसा नहीं बहुत बड़ा आता है, लेकिन हम अपने इन्वेस्टर को कमा के बड़े अमाउंट पे देते हैं। बड़े, ये अपनी सोच है और इसी सोच के साथ हम आगे भी आएंगे, बात करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद और हमारा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।